Hello, dear students. Very good morning, and I welcome you all in physical education class for PGT, PGT, and NET. In this class, we will talk about idealism, जिसको आदर्शवाद भी बोलते हैं. ठीक है. जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 8 बजे से है, वेडनेसडे टू संडे. मंडे और ट्यूसडे को क्लास ऑफ रहेगी. पिछली क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चन पेपर सीरीज भी की है. इसी सीरीज में हमारी जो पहले से यूजीसी नेट की क्लास चलती थी वो नेट की क्लास 3 दिन रहेगी, बाकी 2 दिन हम टेस्ट पेपर सीरीज करते रहेंगे. ठीक है. तो आई होप दैट कि यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन एंड रेडी टू क्लास. और आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. उसका जो ओवरव्यू में बोलूँ तो इस तरह से बोल सकता हूँ कि ये क्लास सिर्फ टीजीटी के लिए नहीं है, सिर्फ पीजीटी के लिए नहीं है, ना ही सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेट एग्जाम्स के लिए. तो ये ऑल ओवर मैंने क्लास बनाई है. आप चाहे कोई से एग्जाम को दीजिए, चाहे whether you are going to give the examination of DSSS, TGT, PVT, CTET और यूपीटेट, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें मैंने फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ये नहीं है कि मैंने छोटे पॉइंट्स में भी लिखने की कोशिश की है, वो छोटी थ्योरी को भी लिखने की कोशिश की है, और मैंने पूरा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया है. ठीक है. तो आप कॉपी और पेन लेके आज बैठिए, जिससे कि आप जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को नोट कर पाए. ठीक है. कई एक बार क्या होता है, बहुत बार कई एक स्टेटमेंट्स होते हैं जो स्टेटमेंट्स दे विल कोट एंड दे विल आस्क यू द स्टेटमेंट ओनली. So in that case, you will easily able to recognize and able to find the answer. ठीक है. बहुत अच्छे ना. गुड मॉर्निंग सबको. चलिए तो अब क्लास पे शुरू करते हैं. आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी आज की. चलिए उसके लिए रेडी हो जाइए. बहुत बहुत अच्छे. हाँ, गुड मॉर्निंग. और जो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत. चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लास शुरू करते हैं. तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है? आइडियलिज्म. इसको क्या बोलते हैं? आदर्शवाद. ठीक है. ये कुछ फिलोसफीज के अलोंग विद द ऑथर्स जो हमने दी थी, लास्ट क्लास थी, वहीं से इसके इंटीग्रेशन से क्लास शुरू करेंगे. ठीक है. लास्ट क्लास जो हमने छोड़ी थी उसमें वेरियस जो फिलोसफीज थी उन फिलोसफीज को हमने वेरियस ऑथर्स के साथ अलोंग किया था, क्योंकि कभी कभी जो सेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट्स एग्जाम में दे विल आस्क यू डायरेक्टली द फिलोसफी एंड अकॉर्डिंग टू इट्स राइटर. So you will what you will do here, you just note down and remember the name of the philosophy and their exponents. उनके प्रवर्तक कौन कौन है. ठीक है. चलिए ठीक है. प्रवर्तक कहें या फिर सही मायने में मैं बोलूं तो आप ये बोल सकते हैं उनके फाउंडर कौन है. ठीक है. तो फाउंडर्स और इनके नाम देख लेंगे. पहले आइडियलिज्म. आइडियलिज्म दैट वाज प्रपोज्ड बाय प्लेटो. ठीक है. प्लेटो कहाँ के थे? यूनान के थे. ठीक. दूसरी बात, प्लेटो के बारे में ये भी याद रखेंगे, ही वाज द स्टूडेंट्स ऑफ सोक्रेटिस. राइट. इनकी एक चेन थी. प्लेटो वाज द स्टूडेंट्स ऑफ सोक्रेटिस एंड सोक्रेटिस स्टूडेंट्स वाज एरिस्टोटल. ओके. एंड दे डू ऑलमोस्ट सेम वर्क इन द फिलोसफी. एक तरह से ट्रेंड में फिलोसफी के में वर्क किया एक ही उसमें. पहले फिलोसफर जो थे वो उनको सुकरात को माना जाता है. कुछ लोग सुकरात को नहीं मानते, कुछ लोग ओडिपस को मानते हैं. तो आप अपना अपना सॉरी स्ट्रीम देख लीजिए. जिसकी स्ट्रीम में जिस चीज की एक्सेप्टेंस हो, यू विल टिक दैट आंसर. ओके. तो इसको ऐसे याद रख लेंगे कुछ आईपी एड्रेस की तरह. आई स्टैंड फॉर आइडियलिज्म एंड पी स्टैंड फॉर प्लेटो. ठीक है. अगली हमारी जो फिलोसफी है दैट इज नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म इज प्रपोज्ड बाय रूसो. सो एनआरआई से या एनआर से आप याद रख लेंगे नॉन रेजिडेंस. ठीक है. चलिए बढ़िया हो गया. नेक्स्ट फिलोसफी इज रियलिज्म. रियलिज्म वाज प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल. अच्छा, अरिस्टोटल आप आराम से याद रख सकते हैं. रैट. आर स्टैंड फॉर रियलिज्म. एट आर रैट. रैट अरेस्ट ट. तो दोनों में टा आ टा ए और टी आ रही है. ठीक है. तो आप इसको राइम से याद रखते हैं. तो रियलिज्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे? अरिस्टोटल. गुड. बहुत अच्छे. अगला है प्रैग्मेटिज्म.
pragmatism was proposed by pragmatism was proposed by जॉन डेवे। ठीक है, इसको पाजी से आप याद रख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टैंड फॉर pragmatism एंड जे स्टैंड बाय जॉन डेवे। नेक्स्ट है एक्सटेंशनलिज्म, क्रिकगार्ड। ई के से याद रख सकते हैं आप, एक से याद रख सकते हैं, एक ई के, एक्सटेंशनलिज्म प्रपोज्ड बाय क्रिकगार्ड। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, पेट्रेच। एचपी से याद रख सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से आप याद रख सकते हैं। और दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड, दे आर मच इजियर टू नो द क्वेट्स, और एक तरह से उनको कोई सेंटेंस याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो उनके लिए एक सेंटेंस लिख दिया है मैंने, उस एक सेंटेंस में ये सारे याद रह जाएंगे। इंडियन प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज आर रियली अवेलेबल इन प्योर जस्टिफाइड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज फॉर ह्यूमन पर्पस, राइट। इंडियन प्राइमरी से आईपी मतलब आइडियलिज्म प्लेटो, नेचुरल रिसोर्सेज से एनआर हो जाएगा आपका, ठीक है। रेयरली अवेलेबल से आपका रियलिज्म और अरिस्टोटल हो जाएगा। प्योर जस्टिफाइड से पी जे मतलब आपका प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवे हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटेड नॉलेज मतलब ई और के से हो जाएगा, ठीक है, एक्सटेंशनलिज्म एंड क्रिगार्ड। और लास्ट आपका ह्यूमन पर्पजेज एच पी से आपका हो जाएगा ह्यूमनिज्म एंड पेट्रिच, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ये कोई सॉलिडिफाई चीज नहीं है, आप अपनी तरफ से भी कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं जिससे कि आपको याद रह जाए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वैसे तो आप भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भूलते हैं तो आप स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट विल रिमाइंड द concept of memory of philosophies along with their authors or writers or proponents, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम इसके डिटेल में चलते हैं। अब हम पहली फिलोसफी आज पढ़ेंगे, दैट इज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को वेरी बिगिनिंग में जब प्लेटो ने दिया था तो उस टाइम पे इसको आइडिया प्लस इज्म बोला जाता था। सो इन दैट केस द आइडिया एंड इज्म, दैट आइडिया वाज ideal come from ideal and ism that is related to war and some of the talking conversation on it, ठीक है। तो कन्वीनियंट किसके लिए इसको आइडियलिज्म बोल दिया गया। अब हम ये देखेंगे कि इस आइडियलिज्म में बेसिकली मतलब किस चीज की बात करते हैं। तो आप दो तीन चीजें याद कर लीजिए शुरुआत में ही। एक तो ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ माइंड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इन दो चीजों को आप याद कर लीजिए, बाकी हम स्टेटमेंट्स के थ्रू देखते चलेंगे। आई होप आपको चीजें जो है वो याद होती चलेगी। तो दिस फिलॉसफी मोर स्ट्रेस ऑन ह्यूमन माइंड देन दैट ऑफ एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा जोर नहीं देते हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक सोच पे ज्यादा नहीं जाते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। बिकॉज द फॉलोअर्स ऑफ दिस फिलॉसफी सपोज दैट द यूनिवर्स एज ए डोमेन and its interpretation can be done by human mind only। ये लोग ये कहते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स को एक डोमेन मान लेते हैं, ठीक है, एक मतलब एरिया ऑफ स्टडी मान लेते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, इस यूनिवर्स को का इंटरप्रिटेशन, इस यूनिवर्स की समझ, मतलब पहले से जो यूनिवर्स मौजूद है इसमें सारी चीजें मौजूद हैं, और इनका इंटरप्रिटेशन कि कौन सी चीज किस तरह से है। अगर आप अपनी मेंटल फैकल्टी मतलब स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा अगर हाई कर लेते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उपलब्ध सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको रेक्टिफाई कर पाओगे, कुल मिला के आप उनको सिंप्लीफाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये किस पे बात करते हैं, माइंड पे बात करते हैं, ह्यूमन माइंड पे बहुत ज्यादा बात करते हैं। चलिए अगली लाइन देखते हैं। Idealism is the metaphysical view that associated reality to the ideas in the mind rather than material objects। तो क्या कहते हैं, ये मेटाफिजिकल व्यू है इनका, और ये क्या बोलते हैं उसमें, एसोसिएटेड रियलिटी। क्या बोलते हैं आपके, एसोसिएटेड रियलिटी। आप इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, एसोसिएटेड रियलिटी टू द आइडियाज इन द माइंड रेदर देन दैट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं कि जो मेटाफिजिकल व्यू है इसका वो एसोसिएट है किसके साथ, रियलिटी के साथ, और रियलिटी कहाँ उत्पन्न होती है, माइंड में इनके अनुसार, ठीक है, और रेदर देन मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट में रियलिटी नहीं है, जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी है जो चीज आपके माइंड में है, ठीक है।
It lays emphasis on the mental or spiritual component of experiences and renounce the notion of material existence. ठीक है, पहले माइंड में चीज को क्लियर कर लो और वही चीज लेस परफेक्शन में आपको जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है, जो फिजिकल वर्ड है, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा बेहतर कहाँ पे होगी? वो ज्यादा बेहतर होगी आपके माइंड में इन कंपैरिजन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये कुछ इस तरह एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि जैसे आपने एक बहुत खूबसूरत इमेजिंग जो है वो अपने माइंड में बनाई हुई होती है, तो जितनी सुंदर इमेज आप अपने माइंड में बनाते हैं, कहीं उससे ज्यादा सुंदर दूसरी चीजें कम होती हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आप माइंड में कितनी भी सुंदर उस चीज को बना सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी कितनी है कि आप माइंड में जो जितनी ब्यूटीफुल फिगर आपने बनाई हुई है उस फिगर को हूबहू आप फिजिकल वर्ल्ड में खोज लो या फिर उसको डिस्कवर कर लो। ठीक है, बात में डिस्कवर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? डिस्कवर्ड वर्ड मैं सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये कहते हैं कि पहले से दुनिया में सब चीज मौजूद है और वो ह्यूमन माइंड के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने अच्छी तरह से देख पाता है या उसकी खोज कर पाता है। आइडियलिज्म इज ए फिलोसफिकल अप्रोच दैट हैज इट्स सेंट्रल टेनेंट दैट आइडियाज आर ओनली ट्रू रियलिटी। ये कहते हैं कि सिर्फ जो आइडिया है, जो आपकी दिमाग में उत्पन्न हुई इंटरप्रिटेशंस हैं, वो क्या है? वो सेंट्रल आइडिया है किसके? ट्रू रियलिटी के। मतलब शाश्वत सत्य जो है वो यही है। इटरनल चीजों की जो ये बात करते हैं, चिरकालिक जो चीजें हैं वो क्या है? माइंड में है। जैसे फिजिकली वर्ल्ड में कोई चीज प्रेजेंट हुई वो खत्म हो सकती है, लेकिन आइडियाज दे आर जनरेटेड इन योर माइंड, सॉलिडिफाई फॉर्म, दे विल नॉट इन फॉर इटरनल लाइफ। ओके, द ओनली थिंग वर्थ नोइंग the earth search for the truth, beauty, just that it is enduring and everlasting. ठीक है, ये कहते हैं कि सत्य और सच और जस्टिस, ये जो है एवरलास्टिंग चीजें हैं, ये खत्म ना होने वाली चीजें। ठीक है, क्योंकि ये होलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है। ठीक है, फोकस ऑन कॉन्शियस रीजनिंग इन द माइंड। कॉन्शियस रीजनिंग का क्या मतलब होता है? एक होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो चीजें जो चेतन मन में होती है, मतलब एक्टिव माइंड में। ठीक है, तो एक्टिव माइंड में जो चीजें आप इंटरप्रेट करते हैं, जो आइडियाज आपके माइंड में आते हैं, जो स्पिरिचुअल थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, वो क्या है? वो जो है वो एवरलास्टिंग है, इस तरह से इंड्यूरिंग है। ठीक है, बढ़िया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। The essential orientation of idealism can be sensed through some of the physical tenets. True is whole or absolute. सत्य जो है वो सब कुछ है इनके लिए। ठीक है, टू बी परसीव्ड, जिसको आप परसीव कर पाओ। रियलिटी रिवील्स इट्स अल्टीमेट नेचर मोर फेथफुली। इट इज हाई क्वालिटी मेंटल देन इट्स लो क्वालिटी मटेरियल। तो अभी जब हमने ऊपर बात की थी वो इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसकी जो क्वालिटी होगी किसी भी अल्टीमेट नेचर की, वो हाईएस्ट क्वालिटी किस में होगी? मेंटल में होगी, देन दैट ऑफ लोअर मटेरियल्स। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा हो गया। द ईगो इज बोथ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। इनके अनुसार ईगो जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है। चलिए, अब एक्चुअली होता क्या है कि जो सिनोनिम्स हैं आइडियलिस्ट को और दूसरे किस किस नामों से दे सकता है एग्जामिनेशन में, तो आप जो है परेशान नहीं हो। अगर ऑप्टिमिस्ट बोल रहा है तो भी आप समझ लीजिए ही इज टॉकिंग अबाउट आइडियलिज्म। इफ परफेक्शनिस्ट की बात कर रहा है वर्ड की, तब भी आप समझ लीजिए। रिफॉर्मर बोल सकता है, विजनरी बोल सकता है, यूटोपियनिस्ट बोल सकता है, रोमांटिक, रोमानिस्टिस्ट, ड्रीमर, स्टारगेजर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि आपके माइंड में जो चीजें हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आप दो चीजों पर फोकस करिए, या तो आप उसे को, कहां, कब, क्यों, कैसे के फॉर्म में याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप कुछ क्वेश्चन उसके साथ अटैच करिए और उसका एग्जाम्पल या उसका एक्सप्लेनेशन आप जोड़ दीजिए, आप चीजों को भूलेंगे नहीं। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइडियलिज्म, सॉरी ऑपोजिट ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है, अब बात पर्पस की आ गई थी तो उसको भी समझ लीजिए कि शुरुआत में इन द वेरी बिगिनिंग there was no other subject than that of philosophy. Philosophy was the only subject in the beginning of the education.
ठीक है, शिक्षा की जैसे जैसे जो स्ट्रक्चराइजेशन हो रहा था, पूरी तरह से रिफॉर्मेशन हो रहा था, उस टाइम में वेरी बिगनिंग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, दैट वाज फिलोसफी, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रिसाइज वन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के जस्ट अपोजिट कौन सा है, इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसका आंसर देखिए। जो मटेरियलिज्म है वो क्या है, अपोजिट है आइडियलिज्म के। बिकॉज आइडियलिज्म किस पे बात करता है, आइडियलिज्म टॉक्स ऑन द माइंड और स्पिरिचुअल फैकल्टी, ठीक है, जबकि मटेरियलिज्म इसके ऑपोजिट है, वो माइंड को ज्यादा वरीयता नहीं देता है, वो मटेरियल जो एग्जिस्ट करता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखते हैं, व्हाट डज इट मीन टू बी टू आइडियलिस्ट। अच्छा, कोई भी आदमी आइडियलिस्ट है, इससे आप क्या समझते हैं, अब इसको आप समझ लीजिए। The objective idealist describes someone who plans or the goal of helping other are lofty। तो काफी बड़े बड़े प्लान लोग जो दूसरों के लिए बनाते हैं, दूसरों की वेलबींग के लिए बनाते हैं, वो लोग किस में आते हैं, वो लोग आइडियलिस्ट ही माने जाते हैं। ठीक है, describe someone whose plans or the goal of helping other are lofty, बड़े बड़े प्लान हो, ग्रांड काफी, ठीक है, पॉसिबली अनरियलिस्टिक। इसमें क्या होता है, आप ये सोचिए कि किसी ने कुछ इस तरह, इसीलिए इनको विजनरी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल शेख मोहम्मद बिन जायद जो दुबई के अभी संरक्षक हैं, उनकी अगर बात करें तो आप देखो कि वहां पर कुछ भी था नहीं, तो उन्होंने एक विजन करा पूरी अच्छी तरह से, और रेगिस्तान में कितना एक शानदार किंगडम बना के खड़ा कर दिया, जिसको कि पूरा वर्ल्ड जो है एक टूरिज्म की नजर से देखता है आज के टाइम। ठीक है, तो पहले शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है, कि ऐसा भी इस रेगिस्तान में कुछ बन सकता है, या फिर 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग भी बन सकती है, दैट इज अनरियलिस्टिक। तो इस तरह की थॉट्स जो होती हैं, इस तरह के थिंकर जो होते हैं, उनको बोलते हैं हम आइडियलिस्टिक। ठीक है, डू यू थिंक दैट द वर्ल्ड पीस इज विद इन रीच। क्या आप ऐसे तरह के वो क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कि क्या आप सोचते हैं कि पूरे दुनिया में शांति हो सकती है, तो लोग कहेंगे अरे यार कैसे हो सकती है, कोई दूसरी तरह का, कोई दूसरी तरह का नहीं, बट दे framed this question, so the people are those type, they will come under the category of idealists। ठीक है, if your vision of the world is idealistic, you believe all the problem can be solved and that all the people can reach their full potential। इस तरह के अगर क्वेश्चन आप करते हैं, इस तरह की अगर सोच आप रखते हैं कि पूरी दुनिया के सभी लोग जो है वो काफी अपनी परफेक्ट रीच तक पहुंच सकते हैं, अपने परफेक्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं, तो आप किस तरह के पर्संस की कैटेगरी में आते हैं, आप आइडियलिस्टिक फिलोसफर की कैटेगरी में आते हैं। आइडियलिस्टिक आपकी थिंकिंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इससे, फादर ऑफ आइडियलिज्म किसको बोलते हैं, तो आप इसको याद रख लीजिए, प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म बोलते हैं। अच्छा, अदर एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब एक्सपोनेंट्स बोलते हैं आपको प्रवर्तक, एक तरह से सपोर्टर। सोक्रेट, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, एम के गांधी की बात करें, डिस्क्रेट्स, स्वामी विवेकानंद जी, फोरवेल, अरविंदो घोष, राधा कृष्णन और भी है, मतलब ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको काफी पूछता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो देखते हैं कि प्लेटो जो है वो आइडियलिज्म के बारे में क्या कहते हैं। Ideas are enduring and physical objects are nothing more than the ideas expressed in less than perfect fashion। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि आइडियाज जो है वो काफी इंड्यूरिंग है और वो माइंड में ज्यादा परफेक्ट होते हैं, जबकि वो ज्यादा कम परफेक्शन के साथ किसमें आते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं। ठीक है, बढ़िया हो गया। आइडियाज आर टू थिंग्स, मतलब दो तरह के आइडियाज होते हैं, दोज विच एग्जिस्ट इन द माइंड एंड दोज विच एग्जिस्ट आउटसाइड। मतलब या तो वो दिमाग के अंदर निवास करते हैं या दिमाग के बाहर निवास करते हैं। ये कुछ एक्सटेंसिव या इंट्रिंसिक टाइप से आप समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, 3 मेन पिलर्स क्या है फिलोसफी में, अगर बात करेगा ये, तो फिलोसफी के 3 मेन पिलर्स क्या है, क्योंकि हम सारी जो फिलोसफी एक तरफ से पढ़ने वाले हैं, उनमें 3 चीजों की बात आपको मिलेगी ही मिलेगी, या तो कोई चीज प्रेजेंट होगी या कोई चीज एब्सेंट होगी सॉरी, या फिर ऐसा होगा कि किसी एक कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, राइट। सो वेरी फर्स्ट पिलर इज एस्थेटिक। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द एस्थेटिक इज। एस्थेटिक्स
और द एस्थेटिक्स भी इसको बोलते हैं। दो तरह की स्पेलिंग इसकी लिखी जाती हैं, तो आप इन जो स्पेलिंग है इसकी, उन स्पेलिंग्स पे थोड़ी सी देख लीजिए कि आप स्पेलिंग से आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। तो उसको एस्थेटिक इस तरह से भी लिखा जाता है और ESTHETIC से भी लिखा जाता है। दिस ब्रांच ऑफ द फिलोसफी दिस डील्स विद द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट एज वेल एज फिलोसफी ऑफ आर्ट। वो किसी भी चीज की नेचर, प्रकृति किस तरह की है, ब्यूटी, टेस्ट किस तरह का है, और फिलोसफी ऑफ आर्ट, ठीक है, वो फिलोसफी को किस तरह से समझता है, ये किस में आता है, ये एस्थेटिक्स का पार्ट है। इट एग्जामिन सब्जेक्ट एंड सेंसियो इमोशनल वैल्यू और समथिंग कॉल्ड जजमेंटल ऑफ स्टेटमेंट एंड टेस्ट। अगर वो सेंसियो इमोशनली वैल्यू की बात कर रहा है, जजमेंट्स ऑफ सेंटिमेंट्स एंड टेस्ट की बात कर रहा है, तो आप समझ लीजिए ही इज टॉकिंग अबाउट द एस्थेटिक्स, ठीक है। अगली चीज क्या है, एथलेटिक, फिजिकल वैल्यू और नर्व जो है एंड विगर्स पे वो बात करता है, तो वो एथलेटिक्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स, इसको आप और अच्छी तरह समझ लीजिए। मेटाफिजिक्स इज द जेनेट एम ऑफ आइडियलिज्म इज सीक ट्रू ब्यूटी एंड गुडनेस। मेटाफिजिक्स के थ्रू जो इसका ट्रू एम है आइडियलिज्म का, आइडियलिज्म किस पे फोकस करता है, ये स्टेटमेंट्स आपको बहुत सारे एग्जाम जो बैक ईयर पेपर्स में आप जाएंगे तो वो आपको दे देंगे कि ये किस पे फोकस करता है, ट्रू ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम पे काम करता है, ठीक है। आइडियलिज्म इज सोनली डिपेंडेंट ऑन स्पिरिचुअल बेस अलोंग विद द मोनेस्टिक कंपोनेंट या मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में दो तरह के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस है, मोनेस्टिक और डुअलिस्टिक, ठीक है। इन दोनों को हम जान लेते हैं, फिर जो हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत छोटी सी समरी इसकी देख लेंगे। तो डुअलिज्म क्या कहता है, डुअलिज्म बोलता है कि माइंड एंड बॉडी आर डिस्टिंक्ट एंड नॉन आइडिकल एंटिटीज, मतलब माइंड है और आपका बॉडी जो है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है, वो आइडेंटिकल नहीं है, एक ही तरह की क्वांटिटी नहीं है। मोनिज्म क्या कहता है, माइंड एंड बॉडी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है किसी चीज को रिवील करना, मतलब दिखाना, दर्शाना, ठीक है। मतलब कोई चीज एक तरह से दबी हुई थी कहीं पे, उसको आपने मैनिफेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना कि मैनिफेस्टो में कई अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, कभी जब वो चुनाव लड़ रही हो तो वो अपना मैनिफेस्टो देती हैं, मतलब आपकी जो सोच है वो उसको एक कागज में दिखाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये बोलता है, मोनिज्म बोलता है कि माइंड और बॉडी जो है वो एक ही चीज का मैनिफेस्टेशन है, सिंगल सब्सटेंस का, जबकि डुअलिज्म बोलता है कि माइंड और बॉडी जो है वो अलग, ठीक है। अच्छा, मोनिज्म और डुअलिज्म किस तरह से कहते हैं, ये डॉक्ट्राइन दैट इट इज ओनली द अल्टीमेट रियलिटी, ये कहते हैं सिर्फ एक ही रियलिटी है। अल्टीमेट का मतलब होता है एक ही, मतलब फाइनल। और डुअलिज्म बोलता है डॉक्ट्राइन दैट देयर आर टू अल्टीमेट रियलिटीज। अच्छा, वो टू अल्टीमेट रियलिटीज मेजर कैंडिडेट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, गॉड, माइंड और मैटर, मोनिज्म वाले। और मेजर कैंडिडेट डुअलिज्म में क्या करते हैं, वो माइंड और मैटर को सेपरेट रखते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो कुछ चीज और इनके बारे में देख लीजिए, जो अगर मेटाफिजिक्स से क्वेश्चन पूछता है तो उसमें इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अरे क्या हो रहा है भाई, ओके गुड। तो इसमें आप बहुत ही प्यार से इस चीज को समझ लीजिए, इसको आप समझेंगे, आई होप दैट फिर उसके बाद आपको मेटाफिजिक्स, मोनिज्म और डुअलिज्म का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। मेटाफिजिकल मोनिज्म, मोनिज्म को मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। रियलिटी इज द मोड ऑफ इसेंस, इसमें क्या, फिजिकल रियलिटी इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ द माइंड, साउल, गॉड, ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं कि इन तीनों ही चीजों को हम एक तरह से एक यूनिफिकेशन मान के चलते हैं, चाहे या योगा में भी अगर बात करें तो, ठीक है। तो जो मेटाफिजिकल मोनिज्म है वो क्या करता है, इन चीजों पर माइंड, साउल और गॉड को यूनिफाई करता है। अगर मेटाफिजिकल व्यू ऑफ डुअलिज्म में देखेंगे तो डुअलिज्म में क्या करता है, ये एक जगह माइंड, सोल, फॉर्म, स्पिरिट, क्रिएटर, गॉड, इन सब चीजों को रखता है, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर को। दूसरी तरफ ये क्या करता है, बॉडी, फिजिक्स, क्रिएशन, वर्ल्ड, मैटर, मतलब उन सारी चीजों को एक तरह से ये समझ लीजिए कि नेचुरल और मैन मेड की तरह, ठीक है। चलिए,
यहाँ बॉडी की सिर्फ बात ये नहीं है कि सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी की बात हो रही है, इसमें वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं जिनको आदमी खुद बनाता है। अब एथिकल ड्यूअलिज्म देख लेते हैं। एक मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने देख लिया। अब एथिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे, नैतिकता के हिसाब से अगर हम देखें, तो मोनिज्म क्या है? मोनिज्म, डिफरेंट एक्शंस हैव सेम वैल्यू। मतलब आप कुछ भी करिए, उनके लिए सारी चीजें क्या है, वो सेम है, सेम वैल्यू है। ठीक है, ये नहीं है कि किसी एक की ज्यादा वैल्यू है या किसी एक की कुछ कम वैल्यू है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एनी एक्शन इज गुड और इवल, राइट और रॉन्ग, रिलेटिव टू हु एंड व्हेन। ये कहते हैं कि कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, ये एक्शन पे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या चीज किस टाइम में सही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो पॉजिटिव अगर कोई रिपोर्ट आती है, इसका मतलब यू आर अफेक्टेड विद इट। ठीक है, अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो नेगेटिव का मतलब यह है कि यू आर सेफ, गुड। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग ही एकदम ऑपोजिट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एथिकल मोनिज्म ये जो है फिट बैठता है इसके लिए आंसर। ठीक है, अब एथिकल डुअलिज्म में देखेंगे, ये क्या कहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंट है। मतलब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करेंगे अगर ये बात करेंगे तो। लेकिन जब एथिकल मोनिज्म बात की जाएगी तो एथिकल मोनिज्म में सिर्फ आपको एक ही वर्ड मिलेगा, ना उसका कोई सिनोनिम्स मिलेगा, ना उसका कोई, सॉरी, उसका सिनोनिम्स आपको मिल जाएगा लेकिन उसका एंटोनिम्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे गुड, राइट, इविल, रॉन्ग, जस्ट, अनजस्ट, जस्टिफाइड, कंडेम्ड, शुड और शुड नॉट, इस तरह की बातें आपको मैं एथिकल डुअलिज्म में मिलेंगी। ठीक है, तो मोनिज्म और डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छे। अब एजुकेशनल व्यू पॉइंट ऑफ आइडियलिज्म देख लेते हैं कि एजुकेशन में किस तरह से इसको देखा जाता है। चलिए, अब हम देखेंगे, द मेंटल फैकल्टी इज द मेन एरिया ऑफ कंसिडरेशन बट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एजुकेशन इज टीचर एंड स्टूडेंट। ये कहते हैं कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो मुख्य मुख्य आधार बिंदु है वो टीचर और स्टूडेंट जो है वो शिक्षा के आधार बिंदु। ठीक है, ऑल्सो टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एग्जाम्पल बुक लर्निंग। ये स्ट्रक्चर लर्निंग पे भी फोकस करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि शिक्षा को एक तरह से स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर लर्निंग हो पाएगी। ठीक है, रेदर देन कि वो कुछ भी सीखता रहे इधर से। टीचिंग मेथड्स रिलेटेड द फिलोसफी आर नॉट फिक्स बट सपोर्ट फॉर। ये कहते हैं कि कोई भी जो एक शिक्षा की पद्धति है वो फिक्स नहीं हो सकती, बिकॉज एवरी पर्सन हैज देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो उसकी वजह से उसका परसेप्शन जो होगा वो किसी भी चीज को लेके अलग होगा। ठीक है, आइडियाज इंड्यूरिंग इन आवर माइंड, इन वंस माइंड, आर नॉट एग्जैक्टली सेम देन दैट ऑफ अदर माइंड, राइट। तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी सबके लिए एक ही कैटेगरी की नहीं होती, एक ही इंटेंसिटी की नहीं होती। तो इसलिए ये एक ही टीचिंग पेडागोजी पे, एक ही टीचिंग फिलोसफी पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, आइडियलिज्म इन एजुकेशन। ठीक है, द वर्ड आइडियलिज्म हैड डिलीवर्ड फ्रॉम आइडियाज, सो अकॉर्डिंग टू द आइडियाज और द आइडियाज इन द हायर वैल्यूज मच मोर सिग्निफिकेंट इन ह्यूमन लाइफ देन एनी अदर थिंग्स। It gives stress on the ideas of mind and self, give stress spiritual aspects rather than that of material aspects. ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। Principal supporter of idealism are Plato, Pestalozzi, Froebel, Socrates, Kant और Hegel। एजुकेशन में इनको काफी, चाहे वो टेट और सीटेट के एग्जाम्स हों तो उनमें उनके आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, एन आइडियलिस्ट इज ए पर्सन हु हेल्प्स द अदर टू बी प्रॉस्परस, दूसरों को भी समृद्ध बनने में मदद करते हैं। हेनरी ने इस बात को बोला था। चीफ असर्शन ऑफ आइडियलिज्म देख लेते हैं क्या क्या है। इट बिलीव्स इन द यूनिवर्सल माइंड और गॉड, अकॉर्डिंग टू देम यूनिवर्स माइंड इज सोर्स ऑफ ऑल वैल्यूज। ये कहते हैं कि जो दिमाग है वही सोर्स ऑफ ऑल वैल्यूज है। मतलब अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं करता, अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, तो आपके लिए कोई भी चीज जो है वो वैल्यूएबल नहीं है। He believes that the man as a spiritual being and hold its reality, which distinguishes it from other। मतलब इनके अनुसार माइंड ही जो है वो सब कुछ है, यही डिस्टिंग्विश कर सकता है हर एक चीज में
जो क्रिएचर है या फिर क्रिएट की गई, ठीक है। द नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी एंड द एक्टिविटी ऑफ द माइंड is more important than that of the knowledge perceiving through sense organ, ठीक है। It has full faith in eternal values like truth, goodness and beauty। सत्यम शिवम सुंदरम में ये ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं the principles of आइडियलिज्म के प्रिंसिपल क्या है। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। दो में इनके अनुसार जो है वो टोटल वर्ल्ड को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। किसमें? इन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और आपका मटेरियल वर्ल्ड में इसको डिवाइड किया है। इंडिया आइडियाज आर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट। आइडियाज को ज्यादा वैल्यू दी है इन कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन ओवर नेचर। इन्होंने नेचर को कम ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है मैन को, ठीक है। फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक जो वैल्यूज हैं उनको ज्यादा वैल्यू दिया है ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी के थ्रू। फुल सपोर्ट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता की बात करते हैं ये। माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ सेंसेसरी ऑर्गन, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ज्यादा बात करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर चीजें। नॉलेज एक्वायर्ड बाय सेल्फ एफर्ट इज रियल नॉलेज, ठीक है। स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। अगला एम्स देख लेते हैं हम। एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन आइडियलिज्म। एजुकेशन शुड रिजल्ट इन सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, कन्वर्सेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अच्छा, ये एक चीज और कहते हैं, ये कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ये किस तरह से? कन्वर्सेशन के थ्रू। अगर आप बातचीत के थ्रू आप चीजों को सीख सकते हैं अच्छी तरह से। प्रमोशन, अपनी चीजों को प्रमोट करके, मतलब अगर कोई भी चीज है आप ज्यादा लोगों को बताएंगे तो ज्यादा लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आगे ये बोलते हैं अगले स्टेटमेंट में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। मतलब एक पीढ़ी के आइडियाज वो मतलब कन्वर्सेशन के थ्रू, उनको बताने के थ्रू, परसेप्शन के थ्रू वो क्या होते हैं? कल्चरल हेरिटेज। एक संस्कृति जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूव करती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। टू डेवलप द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये अनेकता में एकता के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये इनके एम्स की लिस्ट है पूरी। इट इंश्योर अबाउट द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये ज्यादा फोकस करते हैं, ये इंश्योर करते हैं एजुकेशन में कि इनके द्वारा जो भी एजुकेशन ली जा रही है, what kind of education is you are getting through idealism, you should be focused on spiritual development, ठीक है। conversation inborn nature into spiritual nature, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? इनबोर्न नेचर, जो इनेट आइडियाज हैं, जो आपके इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जो आइडियाज आते हैं उनको आप किससे? सुपर नेचुरल पावर या स्पिरिचुअल थॉट से आप यूनिफाई करते हैं। द प्रिपरेशन फॉर होली लाइफ, राइट। अगर ये स्टेटमेंट भी आपसे मतलब हूबहू पूछ सकता है कि प्रिपरेशन फॉर होली लाइफ इज डायरेक्टली सपोर्ट टू विच फिलॉसफी, देन टाइम योर आंसर विल बी आइडियलिज्म। डेवलपमेंट ऑफ विल पावर। ये विल पावर आपकी जो शक्ति है, ठीक है, जो आपकी इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाने पे, उसके इंटेंसिफिकेशन पे बात करते हैं। अब कैरिकुलम देख लेते हैं कि आइडियलिज्म में क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ परसूट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस की बात हो गई। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट की बात हुई। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की बात हुई। तो आप आइडियलिज्म में फिजिकल एजुकेशन की काफी वैल्यू इस तरह से रही है कि ये तीनों जो है डोमेन्स, एजुकेशन डोमेन है, उनकी काफी अच्छी तरह से सपोर्टिव बात करता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन आइडियलिज्म देखते हैं। लेक्चर और डिस्कशन मेथड की अगर बात होती है, ये आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है, अक्सर ऐसे करके पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर मेथड जो है वो किस किस फिलॉसफी को सपोर्ट करता है। तो लेक्चर और डिस्कशन मेथड को जो फिलॉसफी है, जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी है, वो इसको क्या करते हैं? सपोर्ट करता है, ठीक है। अगला देखते हैं द क्वेश्चन आंसर्स मेथड। अच्छा, क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया था? ये सुकरात ने क्वेश्चन आंसर मेथड दिया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। सेल्फ स्टडी मेथड भी इसमें बहुत ज्यादा
आपका वैल्यूएबल है, क्योंकि हम सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ स्टडी के थ्रू या इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू हम ला सकते हैं। इमिटेशन मेथड मतलब नकल करके भी सीखना, मतलब दूसरी चीजों को अगर आप देख रहे हैं, देखने के बाद उस चीज को अपने आप में ऑटोमेटाइज कर सकते हैं। मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन मेथड। अब रोल ऑफ टीचर देखते हैं कि आइडियलिज्म में टीचर का रोल जो है वो किस तरह से ग्रो अप करता है, किस तरह से सपोर्ट करता है इन द बिल्डिंग कैरेक्टर ऑफ a student. In this philosophy, the teacher is a friend, philosopher, and guide of his students. Instead of that, they preparing or providing all the information to the student. Instead of that, they just work as a guide, just giving a little support, like कि जैसे हमने जीन पियाजे की एक थ्योरी में जब हम पढ़ रहे थे, स्कीमा की बात करते हैं उसमें, तो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, मुझे उसका रिकॉल नहीं कर रहा हूँ मैं नाम उसका, कि एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जहां तक बच्चा मतलब कर लेता है, और अगर थोड़ी सी आप हेल्प कर दें तो वो और ज्यादा बियॉन्ड दैट लिमिट जो है उसको कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह की सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं, ये टोटल चीजें बच्चों को नहीं देते। The teacher guides and helps the children to develop their physical and mental abilities. According to idealists, the teacher should possess good personality, morality, honesty, wisdom, so the student could follow them. मतलब टीचर को क्या करना पड़ेगा, टीचर को एक तरह से एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। वो पैरामीटर हम क्या कर सकते हैं, एक इस तरह की पर्सनैलिटी सेट करनी पड़ेगी जिससे कि अगर बच्चे आपको इमिटेट करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो वो किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाए। The teacher should encourage to the students to understand and solve the problem by the methods of analysis and synthesis. एनालिसिस करना और उसमें से सिंथेसिस करना, मतलब संश्लेषण करना कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, इस तरह के मेथड्स को भी ये फोकस करते हैं। मेथड ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको कौन सी फिलॉसफी ज्यादा सपोर्ट करती है, तो इसको आइडियलिज्म तो आप देखेंगे ही देखेंगे, कई सारी फिलॉसफी इसको जो है वो फोकस करती है, तो सिर्फ आप आइडियलिज्म पे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं डिसिप्लिन क्या है। सेल्फ इंसाइट एज वेल एज सेल्फ एनालिसिस, दे आर द मेन डिसिप्लिनरी फैक्टर ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है, द डिसिप्लिन शुडंट बी इम्पोज टू द स्टूडेंट, मतलब आप जो है कोई भी चीज बच्चों पर थोपेंगे नहीं। डिसिप्लिन ये नहीं कि आपको सिर्फ खड़े रहना है, आप ऐसे हाथ करके चलना है, वैसे हाथ करके करना है। गिव देम सुटेबल एग्जाम्पल, मेक सम आइडेंटिकल थिंग्स, अपने आप को आइकन बताइए। डू द थिंग्स द पीपल विल फॉलो, यू आर नॉट सपोज टू इम्पोज फोर्सफुली सम ऑफ द थिंग्स ऑन द स्टूडेंट सो दे कुड हिट इट। Good. The teacher helps the student to develop self-discipline through the self-knowledge and self-concept. To them, freedom is not mean, but it is an end. They are supporter of self-discipline. They are not in favor of militant discipline. Instead of that, they combine humility, courtesy, obedience, and discipline. ठीक है, वो मतलब आक्रामक टाइप के बिहेवियर और डिसिप्लिन को ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो ह्यूमैनिटी पे बात करते हैं, कर्टेसी दयालुता पे बात करते हैं। ठीक है, ओबीडियंस आपकी आज्ञा मानने, और डिसिप्लिन एक तरह से आपको डिसिप्लिन रहने के लिए प्रोपाउंड करता है। ठीक है, मेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म की मेरिट्स देखते हैं कि क्या क्या है। आइडियलिस्ट एजुकेशन प्रमोट द यूनिवर्सल एजुकेशन। आइडियलिस्ट एजुकेशन इज incubation of highest values, namely truth, goodness, and beauty, are more important than that of other values. This will leads to development of the moral character of a child. Idealism leads to development of self of an individual. ठीक है, idealism respect the individuality of the child and try to simulate their creativity energies. Because of idealist philosophy, the education is school has grown into the important social organization. आइडियलिज्म के अनुसार बच्चे की जो मोरल वैल्यूज हैं या फिर जो सोशलाइजेशन है, उसका इंटरेक्शन विद अदर पीपल है, उसको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सीखा जाता है किसमें, स्कूल में। तो ये इस पे काफी बल देते हैं। ठीक है, डिमेरिट्स थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। इसमें डिमेरिट्स क्या है कि किसी की मेरिट्स और डिमेरिट्स अगर आपको याद है तो आपको एक तरह से ओवरव्यू हो जाता है उसका, कि वो पर्टिकुलर
चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, if we are focusing in a particular domain, that domain is going to which extent, what are the limits and what are limits set to break. ठीक है, good. Idealism is an abstract and vigorous doctrine that is avoid the realities. कह रहा है ये बहुत ही बड़ा और abstract एक तरह से अमूर्त होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ चीज, जिनको जिनकी शेप नहीं है उनकी भी थॉट ये लोग माइंड में बना लेते हैं। ये कई सारी रियलिटीज हैं उनको अवॉइड करते हैं। रियलिटी से मतलब द आइडियाज कमिंग इन योर माइंड नहीं है, रियलिटीज दे आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। वो ये भी कहते हैं जैसे फिजिकल वर्ल्ड में आपने एक बहुत अच्छी, मैंने पहले भी आपको बताया, अभी जब शुरुआत हमने की थी, तो कभी ऐसा होता है कि आपने क्या किया, अपने माइंड में बहुत अच्छा फिगर बना लिया, लेकिन वही फिगर आप कॉपी पे हूबहू नहीं उतार पा रहे हो, ठीक है। तो वो रियलिटी वो नहीं मानते कि जो कॉपी पे बना हुआ है दैट इज नॉट रियल, द रियल इज वन हु इज रिसाइडिंग इनसाइड टू योर माइंड, ठीक है। आइडियलिस्टिक एजुकेशन गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द टीचर कंपेयर टू स्टूडेंट, ठीक है, ये भी इसकी एक डीमेरिट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है किसको, टीचर्स को। तो ये टीचर सेंटर्ड एक तरह से एजुकेशन है, ठीक है। इन आइडियलिस्ट एजुकेशन ह्यूमैनिटीज वर गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड इग्नोर द साइंस। ये साइंस को बहुत ज्यादा मतलब जस्टिफाइड बहुत ज्यादा आपको आर्गुमेंट नहीं देंगे, सपोर्टिव आर्गुमेंट अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये नहीं देंगे, ये कल्चरल वैल्यू को ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन को बहुत सारे लोगों ने पहले से पीटी पीरियड या इस टाइप की चीजें माना हुआ है, जैसे स्पेयर पीरियड की, यार इसका कुछ नहीं है, बस आते हैं बस खेलते खालते चले जाते हैं। लेकिन अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो फिजिकल एजुकेशन है वो अगर देखा जाए तो बाकी सारी एजुकेशन में कहीं सब पे भारी पड़ती है, बिकॉज द फिजिकल एजुकेशन इज द ओनली सब्जेक्ट हु वर्क्स hardly to develop all three domains of the education, whether you talk about the cognitive domain, whether you talk about psychomotor or affective domain, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें इन्होंने कंसीडर नहीं करी पूरी तरह से। रियलिज्म लेज ऑन मोर एम्फोसिस ऑन थिंकिंग एंड मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, दैट इज व्हाई इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म अदर अननेसेसरीली। इन्होंने कहा कि इन्होंने सारी चीजों को माइंड पे बेस्ड माना है, माइंड की क्रिएशन माना है, इसकी वजह से इन्होंने अननेसेसरी तरीके से इंटेलेक्चुअलिज्म को ज्यादा प्रेफरेंस दिया इन दैट ऑफ अदर रेस्टिंग थिंग्स। व्हाइल द ड्यूअलिज्म इज idealism is concerned with the ultimate end of the life, it avoids the real problems of day to day life। वो मतलब अल्टीमेट लाइफ की बात करते हैं, पूरी जिंदगी की बात करते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते किसकी, डे टू डे लाइफ की। मतलब कुल मिला के छोटे शब्दों में आप समझेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात वो कम करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें से, जो मैंने इसमें तो एक्सप्लोर नहीं किए हैं ज्यादा, ठीक है। उनके आंसर्स आप करिए, और आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं तो आप आंसर्स जो है उनके खोजिए, आपको मिल जाएंगे। अब फिर भी अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं देन आई विल प्रोवाइड यू द आंसर। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया, उसको आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भी। तो वहां से आपके जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, फ्री क्लासेस के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी फ्री में आपको पूरा का पूरा वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज पुट फॉरवर्ड बाई। इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी की थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है वो किसने दी थी, प्लेटो ने, थेल्स ने, कॉमेट ने या सोक्रेटिस ने। चलिए 5 सेकंड है आपके पास, आप इसका आंसर लगाइए, ठीक है, फिर हम इसका आंसर करें, ठीक है। ओके करिए करिए जल्दी से। ओके चलिए, तो ये इसके प्रवर्तक कौन थे, इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किसने किया था, सोक्रेटिस ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। द मेटाफिजिकल व्यूज दैट दे आर many realities is known as,
इस आंसर को तो आप डेफिनेटली लगा ही सकते हैं। इसमें ड्यूअलिज्म है, प्लूरलिज्म है, मोनिज्म और नॉन ड्यूअलिज्म। चलिए 5 सेकंड है आपके पास, करिए आप इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। इतना ज्यादा हमने इस क्वेश्चन के बारे में काफी पढ़ा हुआ है, फिर भी अगर आप इसका आंसर सही नहीं लगाएंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। चलिए बहुत इजी आंसर है इसका, लगाइए। हमने या आइडियलिज्म में दो चीजों की बात करी थी, एक मोनिज्म की बात करी थी, एक ड्यूअलिज्म की बात करी थी। ठीक है, मोनिज्म में क्या होता था, ये सारी एक ही चीज को मानते थे। ठीक है, और हमने मेटाफिजिकल व्यू पॉइंट भी देखे थे। किसके मेटाफिजिकल व्यू पॉइंट जो देखे थे हमने, वो किसके देखे थे? उसमें हमने दो चीजों की बात करी थी। एक मोनिज्म की बात करी थी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता था, ज्यादा चीजों में से माइंड और बॉडी को ही माइंड को ही बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता था, और वो बोलते थे कि माइंड और बॉडी जो है वो अलग नहीं है, वो एक ही है। और माइंड और बॉडी को अलग अलग बोलते थे, वो किसमें बोलते थे? डुअलिज्म। और माइंड बॉडी सराउंडिंग इन सारी चीजों और बाकी अदर चीजों भी जो जो एग्जिस्ट करती हैं, उन सबको अलग अलग प्रेफरेंस देना, वो किसका पार्ट हो जाता है? मेटाफिजिकल प्लूरिज्म का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द थ्योरी दैट होल्ड्स रीजन एज द सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब अगर किसी भी चीज का रीजन आपको पता है तो आप उसको सोर्स ऑफ रीजन मान के चलते हैं। ये किस में है? आइडियलिज्म, रेशनलिज्म, एम्पेरिसिज्म, नन ऑफ दीज। चलिए करिए इसका आंसर आप। फिर दोबारा से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। द थ्योरी दैट होल्ड द रीजन एज सोर्स ऑफ नॉलेज। रीजन एज सोर्स ऑफ नॉलेज, रीजन ही, कारण ही आपके आपकी जो जानकारी है उसका उद्गम है। तो इसका क्या होगा? रैशनलिज्म इसका आंसर है। ठीक है, और इनको जब अगले क्वेश्चंस में जब दूसरी दूसरी आज सिर्फ हमने आइडियलिज्म पे बात की, आज जब हम रैशनलिज्म की बात करेंगे, एम्पिरिसिज्म की बात करेंगे, जब हम आइडियलिज्म की बात करेंगे, बात हमने की आज। ठीक है, और दूसरी जितनी भी जाए एक्सटर्नलिज्म की बात करेंगे, तब हम इन सभी सारी चीजों को क्लैरिफाई करेंगे। जैसे कि आज हमने डिटेल में किसको पढ़ा है? आइडियलिज्म को। चलिए तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज आप जान लीजिए। फिलोसफी ऑफ रियलिज्म एक तरह से वो है क्या? ठीक है, रियलिज्म को देखते हैं। इन फिलोसफी, रेशनलिज्म इज द एपिस्टेमियोलॉजिकल व्यू दैट रिगार्ड्स द रीजन एज द चीप सोर्स एंड द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो रेशनलिज्म है आपकी, वो क्या कहती है? एपिस्टेमियोलॉजिकल व्यू है इसका, वो क्या कहता है? रिगार्ड एज, चलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप जो है और बेहतर से इसको देख पाए। रीजंस एज अ चीप सोर्स, ठीक है, मुख्य स्रोत है टेस्ट ऑफ नॉलेज। एंड द व्यू अपीलिंग टू द रीजन एज द सोर्स ऑफ नॉलेज और जस्टिफिकेशन। तो सोर्स ऑफ नॉलेज बोलता है वो, या फिर सोर्स ऑफ जस्टिफिकेशन बोलता है, तो दोनों में आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका रेशनलिज्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरी ऑफ बीइंग, मतलब कोई भी चीज हो रही है, इस चीज की थ्योरी जो है वो किसने दी है? ये ऑन्टोलॉजी में आती है। ठीक है, इसके बारे में आप समझिए थोड़ा सा। ऑन्टोलॉजी जो है वो क्या है? इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडीज द कॉन्सेप्ट्स सच एज एग्जिस्टेंस, बीइंग, बिकमिंग। ये सारी चीजें जो होंगी वो किस में आएंगी? ऑन्टोलॉजी में आएंगी। ठीक है, और ऑन्टोलॉजी हो गई, एपिस्टीमियोलॉजी हो गई, मेटाफिजिक्स हो गई, इन सबसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इनके कॉन्सेप्ट को समझिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बात करते हैं किसकी स्टडी के बारे में? एग्जिस्टेंस की, मतलब आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, बीइंग किस तरह से हो रही है, बिकमिंग एंड रियलिटी। ठीक है, इट इंक्लूड्स द क्वेश्चन हाउ द एंटिटीज आर ग्रुप्ड इनटू द बेसिक कैटेगरी। मतलब एक तरह से फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, ये इस पे बात करता है। विच ऑफ 3 एंटिटीज एग्जिस्ट ऑन द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन्टोलॉजी। थेल्स इज द फादर ऑफ, थेल्स जो है वो किसके पिता माने जाते हैं? मॉडर्न फिलोसफी, फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी
और मिडिवल फिलोसफी। अच्छा, लास्ट वाली जब हमने फिलोसफी की क्लास की थी, ओवरव्यू फिलोसफी का हम कर रहे थे पिछली क्लास में, तब मैंने आपको इस बात की एक्सप्लेनेशन दिया था, तो आप रिकॉल कीजिए इसका आंसर और मुझे बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे, 5 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर आप दें, जल्दी से करें आंसर। मॉडर्न फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी है, या मिडिवल फिलोसफी है? ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलोसफी। थेल्स को फादर ऑफ फिलोसफी बोला गया है। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि वहां पे कुछ लोग थेल्स को नहीं मानते, कुछ लोग किसको मानते हैं? ऑडिपस को मानते हैं। ठीक है, इस चीज का आप याद रखेंगे। अगला, इज नोन एज फर्स्ट फिलोसफी, पहली फिलोसफी किसको माना गया था? एपिस्टीमोलॉजी, एंजियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, और ऑफ द। चलिए करिए, आंसर करें आप। अभी तो आपने पढ़ाई है, एपिस्टेमोलॉजी को भी मैंने अभी डिफाइन किया था आपके सामने, एंजियोलॉजी आपको पता ही चल गई है, मेटाफिजिक्स भी आपको पता है, तो अब ये बताइए कि इसमें से कौन सी फिलोसफी जो है फर्स्ट फिलोसफी होगी? आई होप दैट कि आपने थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ रखा होगा, सिर्फ आइडियलिज्म हमने पढ़ा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए डाला हूँ ताकि आप आगे आने वाली जो फिलोसफीज हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत गूगल करें, या जो कुछ भी बुक्स हैं उनको उठाएं, आप फिलोसफी की बुक आप उनको पढ़िए, ताकि आप और ज्यादा क्वेश्चंस पूछ पाए। ठीक है, चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं, इसका मेटाफिजिक्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एंजियोलॉजी। देखते हैं, एंजियोलॉजी इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ वैल्यूज। इट इंक्लूड्स क्वेश्चन about the nature and classification of the values and about the kind of the things have values। ठीक है, क्योंकि एंजियोलॉजी इसमें नया सा था, जो मैंने आपको वही बताया नहीं था, मेटाफिजिक्स हमने पहले ही आपको बता दिया था अभी। ठीक है, तो यहाँ एंजियोलॉजी आप फिर से समझ लीजिए। एंजियोलॉजी में किसकी बात करते हैं? स्टडी ऑफ वैल्यूज, मतलब किसी भी चीज का कितना वेटेज है इन रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, समझ में आता है? जैसे आपको, जैसे क्या है कि आपकी 10 यूनिट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो पर यूनिट में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये पर्टिकुलर वैल्यूएशन है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगी? ये आपकी एंजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़िया। और मेटाफिजिक्स इज नोन एज द फर्स्ट फिलोसफी। ठीक है, और ग्रॉस फिलोसफी की बात करेंगे तो कुछ दूसरा इसका आंसर होगा, वो आंसर, इसका आंसर फिर मेटाफिजिक्स नहीं रहेगा अगर इसके आंसर चेंज कर देते हैं आप तो। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो फिर एक बार थोड़ी सी एक ओवरव्यू देख लेते हैं आइडियलिज्म का, फिर इस क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये किस पे बात करता है? ये ट्रूथ पे बात करता है, ट्रू क्या चीज है। ठीक है, टॉक अबाउट द अल्टीमेट रियलिटी, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ठीक है, गुडनेस पे बात करता है, केयर ऑफ अदर्स वेलबींग। ठीक है, ब्यूटी पे बात करता है, मतलब एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अच्छा, ये 3 मेन चीजें हैं जो इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक्स और मोरालिटी, इन पे किस तरह से बोलता है कि इंटेलेक्चुअल फैक्टर जो फैकल्टी आपको किस तरह से आप डेवलप कर पाएंगे। कम्स टू द स्टडी, आप उनको लैंग्वेज पढ़ाइए, साइंस उनको पढ़ाइए, हिस्ट्री आप पढ़ाइए, और ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स भी आप उनको पढ़ाइए। ये बोलता है कि साइंस को पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन जो लॉजिक्स होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब जो नॉलेज होती है उनको बहुत ज्यादा साइंटिफिकली आर्गुमेंट से टेस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से ये चीज याद रखेंगे। उन्होंने बोला है कि इंटेलेक्चुअल पर्पज से इन चीजों के थ्रू गुजरना है, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए बेहतरीन। एस्थेटिक्स में ये बोलता है उनको आर्ट पढ़ाइए, जैसे लाइक सिंगिंग, पोएट्री। ठीक है, इस तरह की चीजों से आप एस्थेटिक, मतलब सुपर कोऑर्डिनेशन की बात है हो गई इसमें। ठीक है, तो आप उसको कैसे रिलेट कर पाएंगे। मोरालिटी की बात करते हैं तो रिलीजन हो गई, एथिक्स आपके हो गए, तो ये क्या होता है कि रिलीजन और एथिक्स आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। इन कल्चरल हेरिटेज की भी ओवरव्यू अगर बोले तो कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास ये रहेगी, इसके बाद हम हो सकता है अगली क्लास में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, एक एलटी ग्रेड वाला, बहुत दिनों से वो क्वेश्चन पेपर चल रहा है, दूसरे पेपर्स हम कर रहे थे सैंपल पेपर्स, उनकी वजह से वो अभी भी लटका हुआ है वो पेपर। तो आज आइडियलिज्म हमने खत्म कर लिया, बाकी फिलोसफी को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही।
और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।